नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के मैथ की बात करेंगे और जो बुक हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं वो NCERT की मुख्य पुस्तक है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज चल रही है 11.2 और जो बुक है वो है NCERT मैथ मेन बुक है। और अगर इससे पहले के वीडियो देखना है तो हमारे वीडियो सेक्शन पे जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। हमारा चैनल स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दिखाइए कि या दर्शाइए कि दिक कोसाइन आपको दिए गए हैं 3 वाली 3 रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। तो यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं कि तीनों रेखाओं की दिक कोसाइन, यहाँ पर नोट डाउन किया, तीनों रेखाओं की और ये दी गई है हमें 12/13 कामा -3/13 कामा -4/13 और इसके बाद जो दूसरी रेखा की हैं वो हैं 12/13, उससे पहले 4/13, 12/13 और 3/13 और तीसरी रेखा की जो है वह है 3/13 कामा -4/13 कामा 12/13। अब आपसे कह रहा है कि ये दर्शाइए कि ये तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। चलिए भाई, हम लोग जानते हैं कि हमें क्या करना है। हमें अगर ये लंबवत है तो हमको यहाँ पर दिखाना होगा कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आइए हम उसको हल करने के लिए आगे चलते हैं। अब सवाल को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम 3 रेखाएं मान लेंगे जिनकी ये दिक कोसाइन दी गई हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना अभीष्ट दिक कोसाइन वाली या दिक कोज्याओं वाली तीन रेखाएं क्रमशः AB, CD, EF हैं। ठीक, अब आपको पता है कि यदि ये परस्पर लंबवत हैं तब क्या होगा। यहाँ पर लिखेंगे कि परस्पर लंबवत होने पर, अब अगर परस्पर लंबवत होंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका AB लंब CD। ठीक है, और फिर दिक कोज्याओं के आधार पर इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। फिर CD लंब EF, तब दिक कोज्याओं के आधार पर इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। और AB लंब EF, दिक कोज्याओं के आधार पर इसकी वैल्यू कितनी निकलनी चाहिए 0। चलिए भाई शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग AB और CD के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा AB व भुजा CD के लिए क्या हो गया आपका, जो AB की दिक कोज्याएं हैं या दिक कोसाइन हैं वो L1 कहलाएंगे, M1 कहलाएंगे और N1 कहलाएंगे। तो L1 बराबर 12/13, M1 बराबर -3/13 और N1 बराबर -4/13। और भुजा CD के जो दिक कोज्याएं हैं वो L2 कहलाएंगी। L2 है आपकी 4/13, M2 ये हो जाएगी आपकी 12/13 और ये N2 ये कहलाएगी हमारी 3/13। अब हम लोग नीचे क्या करेंगे,
हम नीचे वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू क्या 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 हो जाएगी, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब चलेंगे यहाँ पर L1 का मान 12/13 गुणे L2 का मान 4/13, फिर M1 का मान -3/13, M2 का मान 12/13, N1 का मान -4/13 और N2 का मान 3/13। चलेंगे आगे, सवाल को हल करेंगे। 12 चौको 48 और 13 गुणे 13 169, धन ऋण का गुणा ऋण, 12 3 36 और 13 गुणे 13 169, 4 3 12 और 13 गुणे 13 169। अब हम लोग आगे चलेंगे। देखिए भाई, ये हर समान है, -36 -12 जुड़ करके -48 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 48 -48 बटे 169 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0/169 और फाइनली ये वैल्यू हो गई 0। अब नीचे लिखेंगे कि चूँकि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0, अतः इन दिक कोज्याओं से या दिक कोसाइन से संबंधित रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी। देखिए, अतः पहली दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो गई। चलिए आगे चलेंगे। अब हम लेते हैं भुजा CD व भुजा EF के लिए। चलिए, ये हो गया आपका, नोट डाउन करेंगे, भुजा CD व भुजा EF के लिए। अब भुजा CD के जो दिक कोसाइन है वो क्रमशः L1 M1 और N1 कहलाएंगे और भुजा EF के जो दिक कोसाइन है वो L2 M2 और N2 कहलाएंगे। तो ये हो जाएगा L1 बराबर 4/13, M1 बराबर 12/13 और N1 बराबर 3/13, L2 बराबर 3/13, M2 बराबर -4/13 और N2 बराबर 12/13। चलिए आगे, यहाँ पर भी वही वैल्यू निकालेंगे, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 और ये हो गया आपका 4/13 गुणे 3/13 प्लस 12/13 गुणे -4/13 प्लस 3/13 गुणे 12/13, 4 3 12, 13 गुणे 13 169, 12 चौको 48, धन ऋण का गुणा ऋण 169 और 12 3 36, 13 गुणे 13 169। अब 36 और 12 जुड़ करके हो गया 48, तो 48 -48 हार समान है और बटे 169, ये हो जाएगा 0/169 और ये हो जाएगा 0। अब नीचे फिर वही लिखेंगे, चूँकि L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2 इज इक्वल टू कितना, 0, अतः इन दिक कोसाइन से संबंधित रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है कि अब कौन कौन सी भुजा बची, भुजा AB और EF, तो लिख देंगे भुजा AB व EF के लिए देख
अब चलेंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा, भुजा ए बी के जो दिक कोसाइन है वो L1 M1 और N1 हो जाएंगे, और EF के L2 M2 और N2 हो जाएगा। तो L1 बराबर 12/13, M1 बराबर -3/13 और N1 बराबर -4/13, L2 बराबर 3/13, M2 बराबर -4/13 और N2 बराबर 12/13। अब नीचे चलेंगे, नीचे फिर वही निकालेंगे, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 12/13 गुणे 3/13 प्लस -3/13 गुणे -4/13 प्लस -4/13 गुणे 12/13। अब ये हो जाएगा आपका 12 36 और 13 गुणे 13 169 और 4 3 12, तो ये हो जाएगा 12/169 और 12 चौको 48/169। अब 36 और 12 जुड़ करके हो जाएगा 48 - 48/169, एक कट गया तो 0/169 और कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 0। अब नीचे लिखेंगे, अतः इन दिक कोसाइन से संबंधित रेखाएं परस्पर लंबवत है। अब नीचे लिखेंगे, इसलिए ए बी लंब, सी डी लंब EF, और लिखेंगे कि तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। आई होप कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदुओं 1, -1, और 3, 4, -2 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं 0, 3, 2 और 3, 5, 6 से जाने वाली रेखा पर लंब है। अब हमको क्या करना होगा, ये जो हमको बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं इनसे हम दिक अनुपात निकालेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इन दिक अनुपातों का आपस में गुणा करेंगे। अगर गुणनफल 0 आ जाएगा, ठीक है, तो हम ये मान लेंगे, ये चूंकि एक शर्त होती है, तो हम ये मान लेंगे कि ये रेखाएं परस्पर लंबवत है। तो नीचे लिखेंगे कि इस सवाल को भी हम मान करके करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर नोट डाउन किया हमने कि माना बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु बी के निर्देशांक, ठीक। तो नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे कि माना बिंदु ए के निर्देशांक ये हो गया आपका 1, -1, 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका x1 बराबर 1, y1 बराबर -1 और z1 बराबर 2, और बिंदु बी के निर्देशांक और ये हो जाएगा आपका 3, 4, -2। तो x2 बराबर 3, y2 बराबर 4 और z2 बराबर -2, इतना हो गया। अब हम नीचे लिखेंगे, अब क्या करेंगे, इसलिए भुजा ए बी के दिक अनुपात, ठीक है, नोट डाउन करेंगे, भुजा ए बी के दिक अनुपात यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए भुजा ए बी के
दिक् अनुपात और आप लोग जानते हैं वो क्या होंगे, ये होंगे x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। ठीक है, अब x2 माइनस x1 तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 कॉमा 4 माइनस माइनस 1, फिर ये हो जाएगा आपका माइनस 2 और ये हो जाएगा आपका 2 कामा ऋण ऋण का गुणा धन, तो 2 कामा 5 कामा माइनस 4, 2 कामा 5 कामा माइनस 4 और हम इनको नाम दे देंगे इन अनुपातों को A1 B1 और C1। अब इसी तरीके से अगले जो 2 बिंदु दिए गए हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो वो बिंदु क्या है, यहाँ पर 0,3,2 और 3,5,6। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना बिंदु C के निर्देशांक अब ये क्या हो गया, C के निर्देशांक ये हो गए हमारे 0,3,2। अब x1 बराबर 0। अब आप ये ना सोचिएगा कि पहले भी हमने x1 माना, यहाँ पर हमने बिंदु C कह दिया, तो स्पष्ट है कि x1 बिंदु C से रिलेटेड है और y1 बराबर 3, z1 बराबर 2। फिर इसके बाद बिंदु D के निर्देशांक तो ये हो गया बिंदु D के निर्देशांक 3,5,6, x2 बराबर 3, y2 बराबर 5 और z2 बराबर 6। अब यहाँ बिंदु C और बिंदु D से भुजा CD बनेगी, तो यहाँ पर नोट डाउन किया भुजा CD के दिक् अनुपात अब ये हो गया आपका x2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1 कामा z2 माइनस z1, ये 3 माइनस 0 कामा 5 माइनस 3 कामा 6 माइनस 2, तो 3 कामा 2 कामा 4। ठीक है, अब इन्हें हम क्या मान लेंगे, A2 बराबर 3, B2 बराबर 2 और C2 बराबर 4। ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर निकालेंगे कि कह रहा है कि इन बिंदुओं से बनने वाली रेखाएं परस्पर लंब हैं, तो हम इनके दिक् अनुपातों का आपस में क्रमशः गुणा करेंगे। A1 का A2 के साथ, B1 का B2 के साथ, C1 का C2 के साथ और उनका आपस में योगफल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि A1 गुणे A2 प्लस B1 गुणे B2 और प्लस C1 गुणे C2। A1 कितना निकाला है, A1 हमने निकाला है 2, B1 5, C1 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 प्लस B1 का मान कितना है 5 गुणे 2, C1 का मान माइनस 4 गुणे 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 4 चको 16, धन ऋण का गुणा ऋण 10 और 6 16 माइनस 16 और ये कितना आ गया 0। अब नीचे हम लोग लिखेंगे चूँकि कंडीशन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, नीचे लिखेंगे अतः ठीक स्पष्ट है कि इन दिक् अनुपातों से संबंधित रेखाएं परस्पर लंबवत हैं।
ये हो गए हमारी आंसर। आई होप इस सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, ध्यान रखिएगा। एक बार आपको फिर से बताना चाहते हैं, ये NCERT की मुख्य पुस्तक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जरा समझते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि दर्शाइए कि बिंदुओं 4,7,8 और 2,3,4 से होकर जाने वाली तथा बिंदुओं -1, -2, -1 और 1,2,5 से जाने वाली रेखा के समांतर है। सेम टू सेम पिछली सवाल की तरह है। पिछली सवाल में लंबवत के मामले थे, आपकी बात समांतर के मामले हैं। इसको भी दिक् अनुपात की मदद से हम हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना बिंदु ए के निर्देशांक और वो हो गए आपके 4,7,8, x1 बराबर 4, y1 बराबर 7 और z1 बराबर 8। इसके बाद बिंदु बी के निर्देशांक और ये हो जाएगा 2,3,4। तो x2 बराबर 2, y2 बराबर 3 और z2 बराबर 4। अब नीचे लिखेंगे भुजा AB के दिक् अनुपात और ये हो गया आपका x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। 2 माइनस 4, 3 माइनस 7, 4 माइनस 8, -2, -4, -4। ठीक है, -2 -4 और -4। ठीक है, अब हम इनको नाम दे देंगे। ये हो जाएगा A1 बराबर -2, B1 बराबर -4 और C1 बराबर -4। फिर अब जो अन्य बिंदु हैं उन्हें C और D नाम देंगे। तो बिंदु C के निर्देशांक और बिंदु C के निर्देशांक हमको दिए गए हैं -1, -2, -1। तो x1 बराबर -1, y1 बराबर -2 और z1 बराबर 1। बिंदु D के निर्देशांक और ये दिए गए हैं 1, 2, 5। x2 बराबर 1, y2 बराबर 2 और z2 बराबर 5। अब नीचे हम लोग लिखेंगे कि भुजा CD के दिक् अनुपात x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। 1 माइनस -1, 2 माइनस -2, 5 माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका 2, 4, 4। तो आपका निकल कर के आया 2, 4, 4। अब हम लोग क्या करेंगे कि इनको हम नाम देंगे
A2 बराबर 2, B2 बराबर 4 और C2 बराबर 4। अब हम लोग नीचे लिखेंगे कि A1 अपॉन A2। देखिए भैया A1 का मान कितना निकाला है, A1 का मान निकाला है -2 बटा 2 बराबर -1। फिर B1 अपॉन B2, B1 कितना है, ये है -4 बटे 4 बराबर -8। और C1 अपॉन C2, C1 कितना है, ये है हमारा -4 बटे 4 बराबर -1। अब नीचे हम लोग लिखेंगे, जब ऐसी कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, नीचे लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि इन दिक् अनुपातों से संबंधित रेखाएं परस्पर समांतर हैं। अतः दिए गए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाएं समांतर होंगी। आई होप कि सवाल अच्छा लगा होगा। अच्छा, इसके पहले वाला जो सवाल था उसमें भी हम यहाँ पर लिख सकते थे कि अतः दिए गए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। उत्तर को हमेशा एनर्जेटिक तरीके से ही आपको लिखने की कोशिश करनी है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है, जरा समझते हैं। आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन करेंगे। बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर है। रेडी हम सवाल को हल करने के लिए। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु के निर्देशांक और बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 1, 2, 3। नीचे लिखेंगे इसलिए बिंदु की स्थिति सदिश और हमने इसे वेक्टर ए मान लिया। ये हो गया आपका i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब इसके बाद सवाल को आगे हल करते हैं। यहाँ पर हमने जो दूसरा सदिश माना है उसे वेक्टर बी मान लिया
और वो हो गया आपका 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, जो ये लिखा हुआ है ये ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि इस बिंदु से गुजरने वाली और इस सदिश के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए, इससे रिलेटेड जो फार्मूला होता है उस फार्मूले को नोट डाउन करेंगे और इसके बाद सवाल को आगे हम हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई क्या होगा। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे और फार्मूले में हमने लिखा बिंदु से गुजरने वाली ये नहीं, थोड़ा सा लाइन में मज़ा नहीं आ रहा है, जिसकी स्थिति सदिश वेक्टर ए हो से गुजरने वाली व वेक्टर बी के समांतर रेखा का सदिश समीकरण और ये हो जाएगा आपका वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेम्डा वेक्टर बी। अब नीचे लिखेंगे इसलिए बिंदु 1, 2, 3 जिसका स्थित सदिश i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है, वह जो सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर हो। रेखा का सदिश समीकरण और ये हो गया आपका क्या वेक्टर आर बराबर, तो ये हो जाएगा आपका i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेम्डा और 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप ये। और हम आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई करेंगे और यही हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पर हमने आंसर कर दिया और ये लिख दिया कि जो लेम्डा है वो बिलोंग टू रियल नंबर, लेम्डा रियल नंबर से संबंधित है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याओं से संबंधित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है बिंदु जिसका स्थिति सदिश, ठीक है, आपको उसका स्थिति सदिश दिया गया है।
चले सेटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, सवाल को पढ़ता हूँ। बिंदु जिसका स्थित सदिश, ठीक है, और वो स्थित सदिश क्या दिया गया है, वो दिया गया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, ठीक। एक मिनट रुकिएगा, सेटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए भाई, अब सवाल कुछ एडजस्ट हो रहा है, तो उसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है बिंदु जिसका स्थित सदिश, और वो स्थित सदिश दिया गया है हमारा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप से होकर जाने वाली तथा सदिश i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप के समांतर रेखा को सदिश और कार्तीय समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए भाई, रेडी है, हम सवाल को हल करते हैं। क्या करेंगे जरा समझते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु का स्थित सदिश और ये हो गया वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, और यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर बी बराबर ये हो गया आपका i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे बिंदु जिसका स्थित सदिश वेक्टर ए वह सदिश वेक्टर बी के समांतर हो, तब रेखा का सदिश समीकरण आप अपने अनुसार भाषा में चेंजमेंट कर सकते हैं। और ये हो गया वेक्टर आर बराबर ये हो गया वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ठीक है। अब नीचे लिखेंगे बिंदु जिसका स्थित सदिश स्थित सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप हो वह सदिश i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप के समांतर रेखा का सदिश समीकरण। यहाँ हम भाषा में थोड़ा बदलाव करना चाहेंगे और लिखेंगे बिंदु जिसका स्थित सदिश वेक्टर ए हो से गुजरने वाली वह सदिश वेक्टर बी के समांतर रेखा का सदिश समीकरण। अब नीचे बिंदु जिसका स्थित सदिश 2i कैप माइनस जे कैप
प्लस 4k कैप हो से गुजरने वाली वा सदिश के समांतर रेखा का सदिश समीकरण। और ये हो गया आपका वेक्टर r बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लेमडा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक, चलिए भाई, अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि यहाँ पर भी थोड़ा अगर भाषा में परिवर्तन कर लिया जाए तो बेहतर है। बिंदु 1,2,3 जिसका स्थित सदिश इतना है, से गुजरने वाली वा सदिश इसके समांतर रेखा का सदिश समीकरण। आइए भाई सवाल में वापस जाते हैं। अब ये तो हो गया हमारा पहला उत्तर, ये था हमारा सदिश समीकरण। अब कह रहा है इसका कार्तीय समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना रेखा पर स्थित किसी बिंदु P की स्थित सदिश वेक्टर R है। माना रेखा पर स्थित किसी बिंदु P जिसके निर्देशांक है x, y, z की स्थिति सदिश वेक्टर R हो तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका वेक्टर R बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये हो गया आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लिम्डा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। चलिए अब ये हो गया हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर, ये हो गया आपका 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस -1 प्लस 2 लेमडा जे कैप और प्लस 4 माइनस लेमडा के कैप। अब यहाँ पर नीचे हम लोग लिखेंगे कि लेमडा का विलोपन करने पर, और जब लेमडा का विलोपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, गुणांकों की तुलना करेंगे। अब ये हो जाएगा आपका x बराबर 2 प्लस लेमडा ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x माइनस 2/1 इज इक्वल टू लेमडा। अब फिर इसके बाद y के गुणांकों की तुलना करेंगे तो y बराबर -1 प्लस 2 लेमडा, तो ये हो जाएगा y प्लस 1/2 इज इक्वल टू लेमडा। और ऐसे ही z के गुणांकों की तुलना करेंगे तो z बराबर 4 माइनस लेमडा, तो ये हो जाएगा z माइनस 4/2
-1 इज इक्वल टू लेमडा। नीचे लिखेंगे इसलिए अभीष्ट रेखा का कार्तीय समीकरण और वो हो गया हमारा x-2/1 इज इक्वल टू y+1/2 इज इक्वल टू z-4/-1। ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के वीडियोस देखना चाहते हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन और तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लिए अहम भूमिका निभा सके, तो आप हमारे YouTube चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हमारी आपसे एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान।